नमस्कार। भारत में प्रीमियम विदेशी शराब का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी लहर पर सवार होने के लिए एक बड़ा खिलाड़ी एस्प्री स्पिरिट्स अपना आईपीओ ला रहा है। तो आज हम इसी कंपनी और इसके आईपीओ को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रीमियम शराब की इतनी डिमांड आ कहां से रही है। फिर बात करेंगे एस्प्री स्पिरिट्स की कि ये कंपनी आखिर है क्या। उसके बाद जाहिर है आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे। फिर ये भी तौलेंगे कि इसमें रिस्क क्या-क्या है और आखिर में एक इन्वेस्टर को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए उस पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझते हैं कि ये मार्केट कितना बड़ा है जिसने इस आईपीओ के लिए स्टेज तैयार किया है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 19.2 करोड़। जी हां, 2024 में भारत ने स्कॉच विस्की की 19.2 करोड़ बोतलें इंपोर्ट की हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि भारत में प्रीमियम विदेशी ड्रिंक्स की दीवानगी किस लेवल पर है। वॉल्यूम के हिसाब से हम दुनिया के टॉप मार्केट्स में से एक बन गए हैं। लेकिन देखिए, असली खेल प्रीमियमाइजेशन का है। मतलब लोग अब सस्ती शराब छोड़कर महंगी प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं। आप इस चार्ट में देखिए, जो प्रीमियम सेगमेंट है वो डबल डिजिट में यानी 10% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है और वहीं जो मास मार्केट सेगमेंट है उसकी ग्रोथ बहुत ही धीमी है। तो ट्रेंड एकदम साफ है, लोग क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। तो सवाल उठता है कि इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए कौन सी कंपनी सामने आ रही है। तो चलिए मिलते हैं एस्प्री स्पिरिट्स से। एस्प्री की कहानी शुरू हुई थी 2004 में, मतलब करीब 2 दशक पुरानी कंपनी है और इन सालों में इन्होंने खुद को भारत के अल्को बेवरेज स्पेस में एक बहुत बड़े इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर जमा लिया है। और अब ये कंपनी आईपीओ के जरिए पब्लिक मार्केट में कदम रखने जा रही है। अब ये स्लाइड देखिए, ये इनके ऑपरेशन का स्केल बताती है, जो सच में काफी इंप्रेसिव है। 36 अलग-अलग देशों से 89 सप्लायर्स के साथ डील करके 323 इंटरनेशनल ब्रांड्स को भारत लाना कोई आसान काम नहीं है। एक तरह से ये भारत में आने वाले सैकड़ों ग्लोबल ब्रांड्स के लिए गेटकीपर बन गए हैं। अच्छा, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एसेट लाइट है। इसका मतलब ये है कि ये खुद ब्रांड्स नहीं बनाते, तो इन्हें बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज में पैसा नहीं लगाना पड़ता। इनका काम है इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए इंपोर्ट करना, मार्केटिंग करना और उन्हें पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करना। पैसा आता है होलसेलर्स और रिटेलर्स से बेचकर। लेकिन इनकी ग्रोथ के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है और वो रुकावट हमें इस नंबर पर ले आती है, करीब 143.8 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो कंपनी पर आईपीओ से पहले का कर्ज है और ये सिक्योर्ड डेट है। मतलब इसके बदले कंपनी ने अपनी कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रखी हुई है। तो बात साफ है, ये बिजनेस बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल मांगता है और कंपनी पर कर्ज भी बहुत ज्यादा है और इसी समस्या को सुलझाने के लिए ये आईपीओ लाया जा रहा है। तो चलिए अब सीधा आईपीओ पर ही चलते हैं और देखते हैं कि ये पब्लिक ऑफरिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगी। देखिए, इस आईपीओ के 2 हिस्से हैं। पहला 140 करोड़ का फ्रेश इशू, ये वो पैसा है जो सीधा कंपनी के पास जाएगा। दूसरा है ऑफर फॉर सेल या ओएफएस, जिसमें मौजूद प्रमोटर अपने 50 लाख शेयर बेच रहे हैं। अब यहां ये बात ध्यान रखने वाली है कि ओएफएस का पैसा कंपनी में नहीं बल्कि सीधे शेयर बेचने वाले प्रमोटर्स की जेब में जाता है। और ये डोनट चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। आईपीओ का सबसे बड़ा मकसद है कर्ज चुकाना। जो 140 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से आएंगे, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 105 करोड़ कंपनी और उसकी सब्सिडियरी का कर्ज चुकाने में चला जाएगा। तो मतलब एकदम साफ है, ये आईपीओ एक डी-लेवरेजिंग इवेंट है। मतलब बैलेंस शीट को कर्ज मुक्त करके ब्याज का बोझ हल्का करना। ठीक है, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के मौके के साथ कुछ ताकत और कुछ कमजोरियां जुड़ी होती हैं। एक तरफ इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका बहुत बड़ा और डाइवर्सिफाइड ब्रांड पोर्टफोलियो, लेकिन दूसरी तरफ इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है भारी भरकम कर्ज और इंपोर्ट पर पूरी तरह से निर्भर होना। इसके अलावा भारत में हर राज्य का शराब को लेकर अपने अलग-अलग नियम कानून हैं, जो हमेशा एक चुनौती बने रहते हैं। ये टेबल हमें और भी गहरी पिक्चर देती है। मौके की बात करें तो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड इनके हक में है, लेकिन कमजोरी है हाई वर्किंग कैपिटल की जरूरत। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए माल खरीदने से लेकर पेमेंट आने तक हर वक्त बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ा खतरा किसी भी राज्य सरकार का एक्साइज टैक्स या नियमों में अचानक बदलाव कर देना, जो सीधा इनके मुनाफे पर चोट कर सकता है। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी के बाद अगर कोई इसे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहा है तो उसे किन जरूरी बातों पर गौर करना चाहिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं। पैसे लगाने का कोई भी फैसला आपका अपना होगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी।
तो कोई भी फैसला लेने से पहले कंपनी के RHP यानी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को जरूर पढ़ें। उसमें क्या देखना है? फाइनल प्राइस बैंड और वैल्यूएशन, पिछले 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स और सबसे जरूरी कि इसका वैल्यूएशन इसके जैसी दूसरी कंपनियों के मुकाबले कैसा है। चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एस्प्री एक प्योर डिस्ट्रीब्यूटर है, जबकि यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैडिको खेतान जैसी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं। तो क्या एस्प्री का वैल्यूएशन इन बड़ी कंपनियों से कम होना चाहिए? आप देख सकते हैं कि मार्केट इन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत हाई वैल्यूएशंस देता है, जिसे हम EV बाय EBITDA मल्टीपल से नापते हैं। ये बस कंपनी की कीमत की तुलना उसकी कमाई से करने का एक तरीका है। अब एस्प्री का वैल्यूएशन इस रेस में कहाँ ठहरता है, ये देखना बहुत अहम होगा। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। क्या IPO से कर्ज चुका देने के बाद एस्प्री भारत में प्रीमियम शराब की इस बढ़ती लहर का पूरा फायदा उठा पाएगी, या फिर सरकारी नियम और बढ़ता कंपटीशन इसकी ग्रोथ की रफ्तार पर ब्रेक लगा देंगे? इस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।